राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही है, न्यायपूर्ण नहीं रही है। बैंकों के द्वारा जिन हितग्राहियों को ऋण दिए जाते हैं उनको चुन चुन कर ऋण दिया जाता है। 1999 में कर्नाटक बैंक एसोसिएशन में एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक ऋण देने वालों के नाम और बैंकों के नाम प्रकाशित किए गए। इन बैंकों के द्वारा जितने भी ऋण दिए गए उसमें एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 10 करोड़ रुपए से ऊपर के ऋणों की पूरी सूची जारी की गई। देखने में आता है कि वह अधिकतर ऋण गिनी चुनी 15% जातियों के सदस्यों को दिए गए और वो सभी ऋण नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हुए। भारत में लाखों करोड़ों रुपए जो पब्लिक का, जनता का पैसा बैंक पूंजी बैंकों में जमा है, उस पूंजी को चुनिंदा लोगों को 15% उच्च वर्ण के लोगों को ही ऋण दिए गए और उस ऋण का सदुपयोग नहीं किया गया और उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी एनपीए घोषित किया गया। बैंकों की यूनियनों ने उसका विरोध किया और प्रोटेस्ट किया कि ये देश के 130 करोड़ लोगों का पैसा जो बैंकों में जमा है इस प्रकार से बांट दिया जा रहा है, लूटिंग मचाई हुई है। और फिर उस समय 10 करोड़ से ऊपर की जो राशि है उससे डाइवर्शन करके लोगों ने इस देश की संपत्ति अलग अलग बना करके अपने आप को एनपीए ऋण घोषित कराए गए। ये प्रयोग था उस समय। अभी भी जो ऋण है बैंकों का, उस ऋण में कुछ दिनों पहले बैंकों में प्रकाशित समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित समाचार में पाया जाता है कि रिलायंस को 1,25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, वेदांता ग्रुप को 1,03,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, एसआर ग्रुप को 1,01,000 करोड़ रुपए का, जेपी ग्रुप 75,000 करोड़ का, जेएसडब्ल्यू 58,000 करोड़ का, जीएसआर ग्रुप 45,000 करोड़, वीडियोकॉन 35,000 करोड़ रुपए, ईटीवी 33,000 करोड़ रुपए, अडानी ग्रुप 96,000 करोड़ रुपए, जिंदल ग्रुप 97,000 करोड़ रुपया। ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लोन चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा है और इन्हीं कंपनियों को ऋण दे करके फिर देश के मिनरल्स, आयरन और एल्यूमिनियम और पहाड़ों को, सीमेंट की बड़े बड़े फैक्ट्रियों को चलाने के लिए हजारों एकड़ पहाड़ों को और ज़मीनों को उनको लीज पर दिया जा रहा है। ये देश के साथ में ईमानदारी का सौदा नहीं है। हमारे देश के 130 करोड़ रुपया
130 करोड़ रुपए 130 करोड़ जनता इसलिए बैंकों में पैसा जमा करती है ताकि बैंकों में विश्वास है। और अब तो ये हालात हो रहे हैं कि बैंकों को ही प्राइवेट सेक्टर में बेचे जाने की प्रक्रिया बना दी गई है। ये लूटपाट का प्रक्रिया देश हित में नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता का हक और अधिकार दिया हुआ है उसके खिलाफ है। संविधान में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय देने की बात कही गई है, इक्वलिटी कही गई है, समानता के हक देने का अधिकार किया गया है। कुछ चुनिंदा लोगों को बैंक के बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन इन तमाम चीज़ों को क्या देखते नहीं है कि कुछ चुनिंदा लोगों को लोन दे देकर उनसे पूरे देश की संपत्ति को खरीदने का पैसा उनके हाथों में पहुंच जा रहा है। ये लूटपाट का सिस्टम है। इस सिस्टम को प्रजातंत्र के अंदर स्वीकार करना ठीक नहीं है। देश के नेता लोग, सांसद लोग इन तमाम चीज़ों से अनभिज्ञ हैं और जानते हुए भी संसद के अंदर इन प्रश्नों को नहीं उठाते हैं कि किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपए माफ़ करना भी इनका 50 बार सोचते हैं और उद्योगपतियों के 5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है। तो ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए प्रजातांत्रिक रूप से चुनिंदा बुद्धिजीवी सांसदों को संसद में भेजने की ज़रूरत है। हमको ज़रूरत है कि हम प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर दिलीप मंडल और विजय मानकर एडवोकेट अच्छे नॉलेजेबल लोगों को संसद में भेजें और संसद में भेज करके इस प्रकार से जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाएं और समान वितरण व्यवस्था हो। चुनिंदा लोगों को लोन दिया जा रहा है। किसी भी एक व्यक्ति को यदि 1 लाख करोड़ रुपए लोन दे दिया गया तो वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का रेलवे स्टेशन खरीदेंगे, रेल खरीद लेंगे, एयरपोर्ट खरीद लेंगे। अरे भाई, ये कोई देश की जनता का पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में दे करके, लोन दे करके, और उसी लोन से देश की संपत्ति को खरीदने का अधिकार किसने दिया है? इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और जो लोन दिए जा रहे हैं उनको भी माफ़ करने की जो प्रक्रिया है वो भी समझने सोचने की ज़रूरत है। कर्म ऐसे कीजिए कि इतिहासकार इतिहास लिखते समय अपने पूर्वजों पर गौरवान्वित हों। इस प्रकार के कार्य मत कीजिए कि इतिहासकार इतिहास लिखते समय अपने पूर्वजों पर घमंड न करके उनको अपशब्दों से संबोधित करें। एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया था। आज भी उस द्रोणाचार्य के प्रति मान सम्मान और श्रद्धा नहीं है क्योंकि उसने अन्याय किया था। भगवान बुद्ध, उनकी जो करुणामय भावना है, सबको समानता की भावना से उन्होंने राजपाट त्याग करके अपने जो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। दुनिया के सैकड़ों देश जो हैं उनके पालन करने में उनके अनुयायी बने हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दुनिया के तमाम लोग इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने भारत का संविधान उस प्रकार का संविधान बनाया। उस पुस्तक के अंदर प्रोडक्शन मशीन का काम करती है। हर 5 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऑटोमेटिक बनाना मजबूरी है।
IAS IPS की भर्ती में 7.5% अनुसूचित जनजातियों को, 15% अनुसूचित जातियों को जितने पद निकले भर्ती करना अनिवार्य हो, चाहे UPSC हो, UPSC के IAS IPS IFS PSC क्लर्क, बाबू, चपरासी, प्यून, हर पद में 7.5 और 15% आरक्षण जरूरी है। उसके आर्टिकल 340 के अंतर्गत मंडल कमीशन के बाद 27% का आरक्षण OBC के लिए अनिवार्य है, भरना है। अभी तो ये घोषणा की है, 27% पूरा भरा नहीं गया है, ना ही 7.5% आदिवासियों का आरक्षण पूरा किया है, ना 15% अनुसूचित जातियों का आरक्षण पूरा किया है। और अभी जो हरकतें चल रही हैं कि OBC के बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कह के उनको क्वालिफाइड होते हुए भी इंटरव्यू में उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके रिजेक्ट किया जा रहा है, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये इतिहास में दर्ज होगा, इतिहासकार इसको लिखेंगे। और अब वो ऐसे अज्ञानी और अनजान देश के अंदर नहीं रह गए, सब नॉलेजेबल हैं, सब शिक्षित हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राजनेता हैं, सभी लोग बहुत गंभीरता से इन मुद्दों को देख रहे हैं और देश के अंदर जागृति कर रहे हैं। इसलिए तकाजा है कि शांति से काम करें, ईमानदारी से काम करें, संविधान की न्यायिक व्यवस्था का पूर्ण पालन करें, ताकि देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सके।